हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक बच्चे हम चैप्टर 1 की पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं। अब हम पहले जितने भी आप में के बुक में एनसीईआरटी के फिजिक्स की बुक के जो पहले जो सोल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं वो सोल्व करेंगे। उसके बाद जितने भी अनसोल्व्ड क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो 1.1 थ्योरेटिकल है, आप लोग आराम से कर सकते हो, सही है। जो क्वेश्चन आपका 1.2 होगा, है ना, ध्यान से देखो। जो 1.2 होगा, ये 1.2 में आपको इस तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1.2 में ये कह रखा हमारे पास टू बॉडीज हैं, क्लियर है। हमारे पास टू बॉडीज हैं इस तरीके की, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, सही है। ये कह रहा है कि इसमें से ना भाई एक बॉडी में इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और 10 की पावर करीबन 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 1 सेकेंड में, सही है। तो वो कह रहा है भाई कितना टाइम लगेगा कि बॉडी जो हमारी, ये मान लो फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, कि सेकंड बॉडी में जो चार्ज पहुंच होगा, जो चार्ज होगा वो 1 कूलम हो जाएगा। हमें पूछ रखा है कि टाइम कितना लगेगा, सही है। तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। अब देखो जो हमारा 1 सेकंड में हम पहले देखो हम ये निकालेंगे कि भाई 1 सेकंड में इन 1 सेकंड दी चार्ज ट्रांसफर्ड। तो भाई 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, देखो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज होता है, समझ में आया आपको। तो आप इसको सिंपल सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -10, समझ में आया, इतना कूलम ये चार्ज हुआ है, समझ में आपको। तो इतना चार्ज हुआ है 1 सेकंड में। तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं कि भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम जो चार्ज है वो बॉडी में गया है हमारा 1 सेकंड में। तो देखो कितना छोटा चार्ज है जो 1 सेकंड लगी है। अब अगर मैं 1 कूलम चार्ज भेजूंगा तो देखो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो कितना कैसे करेंगे उसको, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कर देंगे, समझ में, इतना सेकंड आ जाएगा। तो इसको मैं आगे सोल्व करूंगा। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड, इतना। तो देखो सेकंड में कितना बड़ा टाइम वैसे। अब देखो इस पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लिख दो, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब इसको सोल्व करोगे देखो कितने जाएगा ये, 0.625 पे गया है, इनटू में 10 की पावर 10 सेकेंड है। अगर आप इसको लिखो, आपको पता था मैंने एग्जैक्ट पॉइंट में कैसे लिखते हैं हम लोग, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, ये तो सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब सेकेंड को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है, अगर इस सेकेंड को घंटों में कन्वर्ट करना, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम। 6.25 इंटू 10 की पावर 9 है, एक घंटे में देखो, एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 होती है, क्लियर है। अब अगर डेज में कैलकुलेट करेंगे तो 24 आ जाएगा, समझ में आ गया कि 24 घंटे में इतनी सेकंड होती है। अगर इनको डेज में, अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 365 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर करीबन करीबन ईयर्स में आ जाएगा। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर करीबन 198 ईयर्स लगता आ जाएगा, ठीक है ना, 198 ईयर्स आ जाएगा। तो सोच के देखो बच्चे, अगर 10 की पावर 9 एक सेकंड में हम भेज रहे हैं तो फिर भी चार्ज 1 कूलम पहुंचाने में सेकंड बॉडी में हमारा करीबन करीबन टाइम लग रहा है 190 ईयर्स, देखो 198 साल। तो आपको मैंने थ्योरी में भी बताया था कि जो 1 कूलम चार्ज होता है बच्चों, वो काफी बड़ा चार्ज होता है, समझ में आपको। जो 1 कूलम चार्ज होता है वो भी काफी बड़ी यूनिट होती है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो अब जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो करवाता हूँ 1.3। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, 1.3 भी काफी आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर है आपका 1.3 और 1.3 में वो ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चन 1.3 जैसे आप स्क्रीन पे भी देख लेना या फिर अपनी बुक एनसीईआरटी के साथ जरूर रखना। तो 1.3 में ये कह रहा है कि भाई हाउ मनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर, उन्होंने ये कहा, ठीक है। तो अब ये मान लो कि चलो भाई ये मेरा कप है, ऐसा मेरा कप है, ये कप है और इसके अंदर पानी है भाई, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं जो ये मेरा कप है। अब देखो जैसे एनसीईआरटी ने इसको मान रखा है करीबन करीबन 250 ग्राम का, समझ में आ गया। बट मैं आपको चाहूंगा कि आप कैलकुलेशन के हिसाब से या तो इसको 180 ग्राम का मानो या फिर 360 ग्राम का मानो। बट पहले तो मैं आपको सिंपल इसका वेट मान लेता हूँ 250 ग्राम ही, क्योंकि हमें एनसीईआरटी ने इतना ही दे रखा है, समझ में आया आपको। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे भाई, कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्योंकि उनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक होती है, तो ध्यान से देखना इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री भी लगेगी। अब अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी चार्जेस हैं उन जितने भी मतलब ये कहा ना भाई क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज कितना है और पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो उसके पहले हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई उधर पॉजिटिव चार्ज के एक्चुअल में पार्टिकल कितने हैं या फिर नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल कितने हैं, समझ में आ गया। और हम जहाँ पे पार्टिकल्स निकालते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मोल, है ना, मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वहां पे हमारा क्या होता है कि एवोगैड्रो नंबर आता है, पता ना आपको एक 1 एवोगैड्रो नंबर कितना होता है। तो सोच के देखो भाई हमारा अगर पानी का मोलिक्यूल है बच्चे, तो आप कहोगे भाई वन एटम कहोगे या मोलिक्यूल कहोगे, ध्यान से देखो। 1 मोलिक्यूल जो है आपका पानी का, 1 मोलिक्यूल जिसके अंदर, सॉरी 1 मोलिक्यूल नहीं, इसको थोड़ा रब करो, सॉरी, जो हमारा देखो 1 मोल होता है, 1 मोल में हमारे कितने पार्टिकल होंगे पानी के, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स होंगे पानी के, क्लियर है। और 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O का वेट कितना होता है मेरे को, ये होता है 18 ग्राम, पता ना आपको। अरे H2O है, H2O इक्वल टू क्या हुआ देखो, अब हमारा हाइड्रोजन का हम मानते हैं 1 है ना, तो 1 है और 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हम कितना मानते हैं, ये मानते हैं 16, तो करीबन करीबन ये 18 ग्राम हो गया ना ये। तो 18 ग्राम है 1 मोल। तो पहले तो ये चेक करो, और 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं पानी के, ये होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। अब हमें ये निकालना सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने। तो भाई अब बताओ 18 ग्राम है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास 18 ग्राम अगर पानी है तो इसमें मोल कितने हैं, 1 मोल, क्लियर है, 1 मोल है। अगर 1 ग्राम पानी हो तो कितने मोल होंगे, 1/18। अगर 250 ग्राम, देखो यहाँ पे 250 ग्राम था नहीं, 250 ग्राम है बच्चों, तो अगर 250 ग्राम हो तो कितने मोल होंगे, ध्यान से देखो, 1/18 इंटू में 250 है ना, तो ये 250 मल्टीप्लाई कर दोगे हमारे इतने मोल्स आ जाएंगे भाई। ये हमारे क्या है, इतने मोल्स कैलकुलेट हो चुके हैं, इतने मोल्स आ गए, सही है। अब 1 मोल में तो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल, और इतनों में कितने मोलिक्यूल्स होंगे याद रखो। अब लिखोगे आप 1 मोल कंटेन्स हाउ मच मोलिक्यूल, 6.02 इंटू 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स, समझ में आ गया। तो इतने मोल्स कितने रखेंगे, ज्यादा रखेगा तो है ना भाई, 1/18 इंटू 10 के पावर नहीं इंटू 250 मोल, ये मोल है, इतने मोल कितने मोलिक्यूल्स रखेगा देखो, 1/18 इंटू में 250, इतने तो मोल हैं, और इंटू में इसको अगर आप 6.02 इंटू 10 के पावर 23 कर दोगे तो इतने मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, समझ में आ गया।
इतने मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पानी के, मतलब 250 ग्राम्स में हमारे पानी के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अब बात आता है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास एक अगर पार्टिकल हो, है ना, अगर एक मॉलिक्यूल हो पानी का, उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज तो बनता है किससे, प्रोटॉन से, और नेगेटिव चार्ज किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से। आई होप बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई ये बात। तो अब मैं यहाँ पे बना कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। वन मोलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, ध्यान से देखो, H2O में हमारे देखो दो तो H होते हैं और हमारा एक ऑक्सीजन होता है। अब आपको पता है एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो में क्या होगा, 2 प्रोटॉन होंगे प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आएगा। अब पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 होता है, तो 8 का मतलब क्या है, इसमें 8 प्रोटॉन है प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई एक जो पानी का मॉलिक्यूल है उसके अंदर देखो 10 तो प्रोटॉन्स हैं और प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ गया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया। अगर आप ये जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, इन मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल के अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन मान लो या प्रोटॉन मान लो, आपको पता चार्ज तो इक्वल होता ही है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो भी इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो मैं मान लो प्रोटॉन पे मान रहा हूं या आप इलेक्ट्रॉन में मान रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ये होता है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, देखो आप सोल्व तो आप आराम से कर लोगे, मेरे ख्याल से कर लोगे ना। इसको सोल्व करने के बाद करीबन करीबन ये आंसर आपका 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। आपके एनसीईआरटी ने यही आंसर निकाल रखा है, 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। तो इतना चार्ज हमारा 250 ग्राम पानी के अंदर होता है, समझ में आपको। तो याद रखो, जो हम 1 लीटर पानी अगर पीते हैं तो जो 250 ग्राम में इतना है, अगर 1 लीटर में होता तो हम क्या करते हैं, इसको समझ में आ गया। अगर मान लो मेरे का 1 लीटर होता, 1 लीटर में हम लोग क्या करते, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। तो करीबन करीबन देखो कितना आता है, ये 16 12 13 1 5, तो इंटू में 10 की पावर 7 कूलम। तो सोच के देखो, जब हम 1 लीटर पानी पीते हैं तो हमारे अंदर कितना चार्ज जाता है। देखो 1 लीटर पानी पीने पे हमारा इतना चार्ज जाता है, समझ में आपको। तो भाई मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लो भाई थोड़ा वो चार्ज मैं भी पी लेता हूं, है ना, आप लोग भी थोड़ा चार्ज पी लो। क्लियर। देखो मैंने तो भाई 250 अलग ही ml में होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ग्राम का हमारा ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.3 भी आपको, उम्मीद तो करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब हम 1.4 करेंगे। तो 1.4 को स्क्रीन पे पढ़ो, कैसे दे रखा क्वेश्चन। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, डिपेंडेंसी ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड स्लैश मासेस। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना किस किस का, हमारा फोर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखो हमें जो ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, वो पहले तो निकालनी है हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो कंपेयर करनी है। वो कंपेयर करने के बाद हम लोग बाद में क्या करेंगे, है ना, ये करने के बाद सेकंड पार्ट में क्या रखा भाई, हमारे पास सिर्फ 2 प्रोटॉन अवेलेबल हैं, 2 प्रोटॉन अवेलेबल हैं। उसके बाद हमें गिवन है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। समझ में आ गया। और उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है
1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर होती है। हमें मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, समझ में आपको। अब तो आप सिंपल क्या करोगे, देखो ये क्वेश्चन काफी इजी है। मैं देखो इसमें हालांकि कैलकुलेशन काफी बड़ी है, आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूंगा और आप सोल्व खुद कर लेना, समझ में आपको। तो देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूं किसके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो क्या आएगा 1/4πε0। देखो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये जो भी रिपल्शन होता है, मैं साइन कंसिडर नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे एज अ मोड निकाल रहा हूँ, समझ में आपको, मैं एज अ मोड निकाल रहा हूँ। तो अब देख लेना 1/4πε0 इंटू में, अब देखो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, सॉरी एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, तो चार्ज सेम, तो मैं इसको ई स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्लियर आपको, ई इंटू में ई। और आपको नीचे क्या करना है, आपको डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, और आपको डिस्टेंस का स्क्वायर पता है भाई हमारा कितना आएगा 10⁻⁻10 है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स करता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स लिखता हूँ बेटा एफ जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है भाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इंटू में m1 m2, तो मतलब mp इंटू में me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगा, समझ में आपको, ये आ गया भाई। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूंगा, ध्यान से देखना, रेशियो निकालता हूं, तो रेशियो ये किस चीज का होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का होगा। तो देखो अब मैं ऊपर लिखता हूं, ये ध्यान से देखना, ऊपर है मेरा Fe और नीचे है मेरा Fg, और मैं ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा बच्चे, ऐसे डिवाइड करूंगा, तो हमारा किससे क्या कटेगा, इससे तो ये कट जाएगा, समझ में आपको। तो हमारा ऊपर तो बचेगा ई स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, देखो 4πε0 इंटू में जी इंटू में एम पी इंटू में एम ई, समझ में आपको। तो आपको ई का पता, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर कर दोगे आप, आपको पता मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन क्या गिवन है, आपको के की वैल्यू भी पता होती है ना, 9 इंटू 10⁻9 होती है ये, तो ये वैल्यू भी पुट करोगे आप। देखो अब ये 1/4πε जो के हमारा अल्टीमेटली के यहाँ पे होगा, अगर इसको आप काट के यहाँ पे के लिखोगे तो ऊपर हमारा 9 इंटू 10⁻9 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो जो ये इसका आंसर आएगा, ये करीबन करीबन हमारा आ रहा 2.4 इंटू 10⁻39, समझा। इसका आंसर कितना आएगा, देखो मेरी बुक में तो आ रहा, बाकी आप अपनी बुक भी चेक कर लेना एक बार। तो ये करीबन आपका आंसर, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं, मैंने एक बार बुक में बोल किया था को, एक सेकंड दोस्तों, कहां गायब हुआ भाई, गायब हो गया, चलो भाई मिल तो गया। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये 2.27 इंटू 10⁻39, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद बाकी इस बुक में दे रखा है 2. मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चे जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान से देखना, जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, वो आएगी हमारी 2.4 इंटू 10⁻39, समझ में आ गया। तो देखो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में इतनी बड़ी होती है भाई, ध्यान से देखो इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है। अब अगर मैं सेकंड स्टेप में, ध्यान से सोचना, अब जो मेरा सेकंड स्टेप में, अगर देखो ये मेरा मान लो फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, अब मेरा जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखना, अब जो सेकंड पार्ट में मेरा एफ ई बाई जो एफ जी होगा, है ना, ये जो मोड होगा, अब उसमें बताओ इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज होगा। देखो आपको लगता नहीं बच्चे, ई स्क्वायर सेम होगा डिवाइडेड बाय 4πε0 भी सेम होगा, इंटू में जी भी सेम होगा, इंटू में मास ऑफ द, अब देखो वहां पे दो प्रोटॉन है, तो मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू में मास ऑफ द प्रोटॉन, तो दो बार मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। तो अब खुद सोच के देख सकते हो कि मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। तो हमारी जो ये वैल्यू आएगी, जो मतलब पहले वाली वैल्यू आई थी, उससे ये वैल्यू कम आने वाली है, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये करीबन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.3 इंटू 10⁻36 आ जाएगी भाई, समझ में क्या, 1.3 इंटू 10⁻36। इसको सोल्व करना बच्चा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्लियर है। और आप पक्का कुछ ना कुछ माइनस मतलब पॉइंट में गलती करोगे तो थोड़ा देख लेना उस चीज को भी।
तो 1.3 इंटू 10⁻36 आ जाएगा। अब देखो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू टू प्रोटॉन्स। क्लियर है। अब देखो दूसरी उसने ये बात पूछी हमसे कि भाई ये बताओ कि मास मतलब एक्सेलरेशन का क्या होगी जब वहां पे जब एक प्रोटॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। देखो अब आपको पता प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इसको खींचेगा, तो जिस टाइम पे वो खींचेगा वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी। क्लियर है। एक तो ये पूछा है। दूसरा पॉइंट हमसे ये पूछा कि अगर वहां पे दो प्रोटॉन हुए तो भाई दो प्रोटॉन देखो अगर मान लो ये ऐसे छोड़ दोगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा। तो ये जानना चाह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगी दोनों केसेस पे। ठीक है। तो मैं अब इसका देखो बी पार्ट करवाता हूं, ध्यान से देखना। आपको बी पार्ट करवाता हूं। बी पार्ट में एक्सेलरेशन निकलवाता हूं पहली। तो जो पहली एक्सेलरेशन होगी, अब आप बताओ भाई हमारा फोर्स क्या होगा। ध्यान से देखना। फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमने देखा था भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में E² डिवाइडेड बाय R² होगा। समझ में आ गया। तो आपको पता चार्ज तो सेम होता है ना। चार्ज सेम होता है तो चार्ज सेम होता है। अगर देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे माइनस लगाओ तो लगा देना, बट वो पता आपको एक्सेलरेशन क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव होगी तो इसको सोल्व करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में है। इसको सोल्व करने के बाद देखो आपका आंसर, या फिर बताओ ये फोर्स हमारे किसके बराबर होती है, ma के बराबर होती है ना। तो अब इस मास को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे और मास कौन सा होगा मेरा, अब भाई मास कौन सा होगा। अब देखो मास किसका निकाल रहे हो, अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हो है ना, इलेक्ट्रॉन पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन का उसकी वैल्यू लिख रहा हूं अभी। देखो मास ऑफ द तो इलेक्ट्रॉन पे आई है एक्सेलरेशन, ये आई है करीबन 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सोल्व करना बचे। ठीक है। मास ये हमारा एक्सेलरेशन आई इलेक्ट्रॉन पे इतनी। अब बताओ अगर यहाँ पे दो प्रोटॉन हुए, अगर देखो यहाँ पे दो प्रोटॉन हुए तो प्रोटॉन किस एक्सेलरेशन से उधर भागे हमें ये निकालना है। तो पहले बताओ भाई फोर्स क्या होगी। फोर्स जो होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में E²/R²। अब सोच के देखो बेटा, फोर्स तो जो बिटवीन एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगी या फिर हमारी जो प्रोटॉन के बीच में होगी वो अट्रैक्टिव और जो रिपल्सिव फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। सोच के देख लो बच्चे, क्योंकि देखो जो चार्ज है वो तो मेरा सेम ही है। समझ में आया ना। देखो चार्ज तो सेम ही है, तो चार्ज सेम है तो मैं यहाँ पे Ma लगाऊंगा। अब ये मास किसका होगा, प्रोटॉन है, क्योंकि मैं प्रोटॉन पे निकालना चाह रहा हूं। तो देखो अब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सिंपल जो फोर्स है उसको मैं मास ऑफ द प्रोटॉन से डिवाइड कर दूंगा। तो एक सोच के बताओ जो यहाँ पे एक्सेलरेशन आई थी बच्चे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा, प्रोटॉन की ज्यादा होगी। अब आपको पता भी मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा है, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो जो एक्सेलरेशन वो कम आएगी। समझ में आ गया। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कम आई तो कितनी कम आएगी हमें ये देखनी है। तो अब आपको मैं जो आंसर आया है इसका प्रोटॉन का वो करीबन आपका आया है 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ। अब खुद सोच के देखो भाई आप, एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन पे आई है वो वैल्यू आई है, देखो ध्यान से। अब जो ये वैल्यू आई है वो करीबन 2.5 इंटू कितनी आई, देखो भाई ये वैल्यू इतनी बड़ी आई। ध्यान से देखो इसको, देखो 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जो हमारा है ना, अब ये एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन की बात करूंगा मैं, इतनी है और इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो इसकी वैल्यू हमारी आई है 1. अब आप बताओ मेरे को जो हमारी एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो, जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। समझ में आपको, 9.8 होती है। तो ये अपनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। समझ में आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इसकी वैल्यू तो इतनी बड़ी है, मतलब हमारी एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑन द प्रोटॉन की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की बात आएगी
वहां पे हम ना ग्रेविटी फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, या फिर हम क्या होगा, जो हमारा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ना उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक्सेलरेशन से काफी कम होती है। समझ में आ गया? तो भाई मुझे लगता है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.5 से करवाऊंगा, ठीक है भाई, 1.5 या 1.6 से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो भी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोज का बच्चों उनको भी फायदा लग सके। थैंक यू वेरी मच गाइस।